हेलो दोस्तों, ऑफिसर्स गेटवे में आपका स्वागत है। एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन के लिए हम लोग आज भारतीय संविधान स्टार्ट करेंगे। पहला है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। इसमें हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बस उसे देखेंगे ताकि आप लोग को फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स या मेंस दोनों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के अगर इतिहास की बात करें तो हमें दो महत्वपूर्ण युद्ध है उसके बारे में पहले जानना होता है। एक प्लासी की लड़ाई और एक बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत पे अधिकार की, उसके बाद कैसे शासन करने के लिए जो नियम कानून बनाया गया वही संविधान का आधार बना था। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पहला कदम उठाया गया था, अर्थात ब्रिटिश संसद कंपनी पर नियंत्रण स्थापित की। दूसरा ये है कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का। पहला कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में कदम। दूसरा, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता। तीसरी, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अगर इस एक्ट की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले ये देखना है कि बंगाल के गवर्नर को पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और उस पद पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आए थे। दूसरा है कि कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। तीसरा ये है कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार और भारतीय लोग से जो उपहार और रिश्वत लेते थे उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद इसमें एक बार देख लिया जाए फिर से, विशेषताएं वही है कि बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया पद को, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स रहे। उसके बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट हर 20 साल पे आता था। जैसे 1773 ईस्वी में आया, फिर 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में। तो यह क्रमशः हमें याद रखना है कि 20-20 साल का अंतर था। बीच बीच में एक्ट आते रहे, जैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। इसकी मुख्य विशेषता यह रही कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया गया। इसी प्रकार 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि दोहरे प्रशासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से व्यापारिक मामलों पे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से राजनीतिक मामलों पे, दोहरे प्रशासन की नींव जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आई थी। 1793 एक्ट की खासियत यह है कि सदस्य और कर्मचारी जो उनकी वेतन जो है भारतीय राजस्व में से दी जाने लगी थी। यह महत्वपूर्ण है कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी थे उनको भारतीय राजस्व में से वेतन और जो भी भत्ते होते थे वो भारतीय राजस्व से देना चालू किया गया। तो ये 1793 एक्ट अधिनियम। एक्ट यहाँ से और महत्वपूर्ण हो जाती है 1813, 1833, 1853, 1858। यहाँ से सभी एक्ट इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर इसमें से कोई भी अगर आप महत्वपूर्ण बातें छोड़ते हैं तो एग्ज़ाम में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहला ये है कि 1813 एक्ट, 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा गया। दूसरा ये था कि भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। यहीं से टर्निंग पॉइंट है बहुत सारा। पहला ये कि कंपनी का जो अधिकार पत्र होता था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। दूसरा, जो भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसे छीन लिया गया। किंतु यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ जो चाय के व्यापार का संबंध था वो 20 वर्षों के लिए और बना रहा। 1813 एक्ट पे ही
मिशनरी सबको भारत आने की अनुमति मिली थी, जिसके कारण ईसाई का प्रचार प्रसार हुआ था। ये 1813 की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहली अगर हम देखें, फिर से रिवाइज करें, तो सबसे पहला ये है कि भारत के साथ एकाधिकार जो व्यापार था वो छीन लिया गया, जिससे बहुत सी कंपनियां भारत आने लगी। दूसरा ये है कि चीन के साथ व्यापार चालू रहा। तीसरी ये बात है कि ईसाइयों का आगमन हुआ, जिससे ईसाई धर्म भारत में इसका विस्तार हुआ। 1833 एक्ट, अगर हम 1833 एक्ट चार्टर अधिनियम की बात करें, तो इसमें जो पहले 1813 में 20 साल की अनुमति दी गई थी, वो व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833। तो 1813 और 33 में हम कैसे रिलेट करेंगे? तो 1813 में ये था कि कंपनी को 20 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया था, लेकिन व्यापारिक अधिकार पूर्णतः 1833 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इसमें यह है कि बंगाल के गवर्नर, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में आगे है कि एक विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, तो इसमें विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। पहले 3 सदस्य होते थे, चौथे सदस्य को नामित किया गया इसके तहत। तो यही है 1833 एक्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि पहला तो व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा कि भारत का जो गवर्नर जनरल था बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे हम लोग भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे थे। और गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया था, इसका उन्मूलन किया गया। उसके बाद अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ये बार बार आपको पूछेगा कि इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। इसी अधिनियम में संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट का प्रावधान किया गया, जो कहीं ना कहीं भारत में केंद्रीकरण की ओर एक स्टेप माना जा सकता था। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था इस एक्ट के बाद। तो इस दृष्टिकोण से 1833 एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें बहुत सारे बदलाव या फिर नवाचार किया गया। पहला तो व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। उसके अलावा किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। हालांकि यह व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं हुआ, लेकिन उपबंध लाया गया था। संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये 1833 एक्ट था। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है। दूसरा ये है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये 2 इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे, कि 1853 का चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषता में 2 सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले नॉमिनेशन के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होती थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। दूसरा ये किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ये 2 महत्वपूर्ण इस एक्ट में था। अब हम 1858 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। 1858 का एक्ट देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नए सिरे से शासन के लिए कानून बनाना पड़ा ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इसी क्रम में ये 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इसमें सबसे पहला चीज़ है
सबसे पहला है कि कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। पहले कंपनी शासन करती थी, लेकिन अब शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो जब ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया तो पहले जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को हटा के वॉयसराय पद क्रिएट किया गया था। गवर्नर जनरल के स्थान पे वॉयसराय पद का सृजन किया गया था। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी भारत में। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 1857 क्रांति के बाद इस एक्ट के द्वारा मुगल सम्राट का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग पढ़े थे, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और सभी अधिकार इन्हीं को दे दिया गया था और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन बोल लीजिए, उनके द्वारा सीधे नियंत्रित की जाने लगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो 1858 एक्ट में है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस 1857 की क्रांति के बाद जो मुख्य बदलाव हुए। पहला अगर देखा जाए तो उससे पहले मुगल सम्राट होते थे, उस पद को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल होते थे तो गवर्नर जनरल की जगह पे वॉयसराय कर दिया। क्यों? क्योंकि शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तीसरा ये देखना है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक पद सृजन किया गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जैसे अभी हम लोग का होता है ना विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वैसे उस समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक पद सृजित किया गया था, भारत के राज्य सचिव, जिसके पास समस्त अधिकार दे दिया गया था। और इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। और इसी के तहत जो वायसराय पद बनाया गया था उसमें लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय भी हो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसका अलग से हम लोग कर लेंगे। तो ये 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था ये था। अब हम लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 1861 विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। अध्यादेश, इसमें पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो मूलभूत परिवर्तन किए गए, उसके अलावा 1861 में भी उससे रिलेटेड कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसकी अवधि 6 महीने होती थी। उसके अलावा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद इसमें 1857 की क्रांति के बाद लगा कि भारत में शासन करने के लिए भारतीयों का शासन में होना जरूरी है। इसके लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में और कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो ये महत्वपूर्ण है इस एक्ट में कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई 1861। इसका कारण क्या है? तो वही 1857 की क्रांति के समय एहसास हुआ कि भारत में अगर शासन करना है तो भारतीयों को उस शासन प्रणाली में लाना होगा। तो यही है इसमें महत्वपूर्ण चीज़ 1861 एक्ट। इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या? तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। दूसरा, अध्यादेश की शक्ति। तीसरा, विधान परिषद की स्थापना। और चौथा, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। ठीक है। 1873 का अधिनियम कर लेते हैं हम लोग। 1873 का अधिनियम, बस एक ही चीज़ इसमें है कि इसमें ये 1 जनवरी 1874 ईस्वी को, इसमें 84 है, जनरली ये 74 होना चाहिए। 1 जनवरी 1874 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसमें यही है कि जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई थी, इसी के बारे में इसमें बताया गया था 28 अप्रैल 1876 को। अब हम लोग 1892 भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं। 1892, फिर 1909, फिर 1919 और फिर 1935।
यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण है जो शासन में कैसे परिवर्तन हुआ भारतीय शासन प्रणाली में, इसके लिए यहाँ पे एक अलग रूपरेखा तैयार होती है। पहला, 1892 का परिषद अधिनियम। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। सबसे इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा कि बजट पर बहस करने का तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे पहले 1861 में विभागीय प्रणाली बना, उसके बाद कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया। उसके बाद धीरे धीरे भारतीयों को शासन में जो व्यक्ति हैं शासन में या फिर विधायिका में, तो उनको किस प्रकार शक्ति दी गई, इसी के बारे में आगे पूरा अधिनियम बताता है। तो उसी कड़ी में है कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा, बजट पर बहस करना और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भी शक्ति दी गई इसमें। अब हम लोग आते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, क्योंकि उस समय जो है मार्ले थे भारत के राज्य सचिव और मिंटो थे यहाँ पे वॉयसराय, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। किसी ने कहा था कि भारत का बंटवारा 1947 में न होकर 1909 के भारत परिषद अधिनियम में ही हो गया था। इसका सबसे प्रमुख कारण यही था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ये पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था इसी 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। और लॉर्ड मिंटो को इसी क्रम में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में इसे संज्ञा दी गई थी। दूसरा, इसमें इस एक्ट की विशेषता या जो कह लीजिए वो ये थे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने आदि की शक्ति दी गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये एक तो पृथक निर्वाचन है, दूसरा ये है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। तो ये 1909 एक्ट के तहत ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। इसी अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, जिसमें लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया, क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस एक्ट में थी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। अब हम लोग बात करते हैं 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में। इसमें पहली विशेषता यह है कि केंद्र में द्विसदन विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ये संख्या इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, आपको लगे एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा तो वो संख्या आपको याद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे संख्या पूछा जाएगा वहाँ पे। उसके अलावा इसमें ये देखने की बात है कि दोनों सदन के अधिकार समान थे। बजट पर बस एक अंतर ये था, दोनों सदन के अधिकार समान थे, बस एक अंतर ये था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को ही था। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और इसके जनक को जो लियोनस कार्टियस, इसके जनक माने जाते हैं लियोनस कार्टियस को। तो ये ध्यान देने वाली बात है इस एक्ट में 1919 के भारत शासन अधिनियम में, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू भारतीय राज सचिव थे। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम 3 चीज़ों पे है, केंद्र में द्विसदनात्मक, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली और दोनों सदन के अधिकार समान थे, परंतु बजट पे निचले सदन को अधिकार ज़्यादा था।
आरक्षित और हस्तांतरित, इसका क्या अर्थ है? आरक्षित कुछ विषय ऐसे होते थे जिसे आरक्षित किया जाता है, जैसे वित्त, भूमि कर। हस्तांतरित था कि जिसे आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। यही आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में अंतर है। उसके बाद इसमें यह था कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1926 में गठित की गई ली आयोग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1923-24 में ली आयोग का गठन हुआ था। उसी के सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात की जा रही, न कि संघीय लोक सेवा आयोग। उसके बाद इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया गया। मतलब जो 1909 अधिनियम में था उसको विस्तार किया गया 1919 अधिनियम में भी। इसके अलावा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, किस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया? तो 1919 भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसके तहत। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग गठन किया गया, जिसका कार्य था 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके अलावा अब हम चलते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो जैसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, 1919 का भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये कुछ अधिनियम है जिससे क्वेश्चन लगातार आपको किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो आप एसआई का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कुछ बेसिक चीज़ हैं जो इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि किस अधिनियम में क्या विशेषताएं थी। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। पहला तो ये। दूसरा है कि इसमें अखिल भारतीय संघ की कल्पना की गई थी। पहला ये है कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। तो उतना डीपली हमें नहीं जानना है, हमें यह देखना है कि 1935 के शासन अधिनियम में पहला प्रावधान क्या था? अखिल भारतीय संघ का। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता। इसका अर्थ हुआ कि प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था को अंत कर दिया गया। तीसरा इसमें व्यवस्था थी केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। विधायी एवं शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। इसमें 3 सूची की बात कही गई थी, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। कभी कभी इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में शायद, तो परिसंघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो ये एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है। प्रांतीय सूची प्रांत से संबंधित विषयों पर कानून बनाती थी। परिसंघीय सूची पूरे संघ के लिए कानून बनाती थी। और समवर्ती सूची जहां प्रांत और संघ की एक दोनों के लिए जो जरूरत हो वैसे विषयों पर समवर्ती सूची को लाया गया था। अवशिष्ट विधायी शक्तियां, इसमें खासियत यह थी कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को दी थी। ये यहाँ पे देखने वाली बात है 1935 के अधिनियम में। उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी 1935 अधिनियम में। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की बात कही गई, ब्रिटिश संसद की। भारत परिषद का अंत करने का बात किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, जैसे दलित जाति, महिला, मजदूर वर्ग तक इसको विस्तारित किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो 1935 अधिनियम की बात करें तो पहला
कि इसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। दूसरा, अखिल भारतीय संघ की बात कही गई थी। तीसरा, प्रांतीय शासन, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। उसके बाद केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की बात की गई। 3 सूची है, उसको देख लेना है, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा अवशिष्ट विधायी शक्ति जो है वो वायसराय को दी गई थी, न कि वहाँ की संसद को, ये देख लेना है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा इस अधिनियम ने। भारत परिषद का अंत कर दिया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया। प्रस्तावना का अभाव था इसमें, ये देख लेना है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इसी एक्ट के द्वारा। और मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। इसमें एक और चीज़ है, जैसे हम लोग बर्मा, ये क्वेश्चन एक बार बिहार सचिवालय में या फिर इंटर स्तरीय में पूछा था कि बर्मा के बारे में, तो इसी एक्ट के तहत जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर ले। 1935 का भारत शासन अधिनियम, पहला अखिल भारतीय संघ की कल्पना, दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वायसराय के पास, चौथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था, पांचवा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, छठा भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कहाँ तक, तो दलित जाति, महिला, मजदूर वर्ग तक। प्रस्तावना का अभाव था, ये ध्यान रखना है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और मताधिकार का विस्तार 10% जनसंख्या तक कर दिया गया। तो ये 1935 अधिनियम की बात थी। अब हम लोग आते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम को देखने से पहले हमें कुछ डेट याद करने हैं, जैसे ध्यान में रखने 4 जुलाई 1947, उसके बाद 18 जुलाई 1947। ये 2 दिवस है जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव पारित किया, एक तो प्रस्तावित किया गया, दूसरा स्वीकृत किया गया। इसमें 15 जुलाई और 16 जुलाई की बात नहीं की गई है, लेकिन वो भी ध्यान में रखना है। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये कि 2 अधिराज्यों की स्थापना, भारत और पाकिस्तान, 2 अधिराज्यों की स्थापना की बात की गई। और इसमें ये देखना है कि इसमें संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। अगर शॉर्ट फॉर्म में समझा था तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 2 अधिराज्य, जो 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना की, एक भारत और एक पाकिस्तान। उस क्रम में जो जो बदलाव हुआ वही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। तो ये था भारतीय संविधान में इसके विकास का संक्षिप्त इतिहास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आपको ये एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इसे रिवीजन करें और एग्ज़ाम आप अच्छे से, आपका अच्छा जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।